फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो देखिए क्या होता है, हार्मोन की दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन्स। और ये स्टेरॉयडल हार्मोन क्योंकि स्टेरॉयड के लिपिड के बने हुए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड के बनी होती है, तो दे कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। सो देयर receptors are present in साइटोप्लाज्म। तो इनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। either they are present in साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं करते, सीधे पहुंच जाते हैं साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में और सीधे असर डालते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं अदर हार्मोन्स, चाहे वो प्रोटीनेशियस हो चाहे गाइग्रोप्रोटीशियस हो, अदर हार्मोन्स एग्जांपल प्रोटीन हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या ग्लाइकोप्रोटीनेस हार्मोन, दे कैन नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे cannot cross plasma membrane, so their receptors are present on प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर सकती है। और जब इनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं बेटा, तो ये जनरेट करते हैं सेकंड मैसेंजर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके लग जाते हैं और वहां से सेकंड मैसेंजर को भेज के अपना काम कराते हैं। इसका मतलब दे जनरेट सेकंड मैसेंजर्स। ये सेकंड मैसेंजर्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि खुद तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रह जाते हैं। मगर एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टेरॉयडल नहीं है परंतु फिर भी प्लाज्मा को क्रॉस कर सकता है, वो होता है थायराइड। क्योंकि वो छोटा होता है और मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट प्रोटीन उसकी हेल्प भी करती है। थायराइड कह रहा हूं मैं, हम इसे थायरॉक्सिन लिख देते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक और हार्मोन है दैट इज थायरॉक्सिन कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो सिंपली स्टेरॉयडल हार्मोन और थायरॉक्सिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, इनके रिसेप्टर अंदर होते हैं और सेकंड मैसेंजर जनरेट नहीं करते। और स्टेरॉयडल हार्मोन का अगर एग्जांपल जानना हो तो सीधी सी बात है सेक्स हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। सेक्स हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं ना बेटा, वो स्टेरॉयडल होते हैं। और थायरॉक्सिन, अगर ये याद हो गया तो बहुत बड़ी चीज याद हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कौन प्लाज्मा को क्रॉस करता है कौन नहीं करता। तो स्टेरॉयडल मतलब सेक्स हार्मोन, और जितने भी हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स के आप रटेंगे, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, वो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और थायरॉक्सिन भी कर सकता है। और सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दे कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उनके रिसेप्टर न्यूक्लियस में होंगे या साइटोप्लाज्म, और दूसरे हार्मोन के रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होंगे। इसमें कोई दिक्कत है बच्चा? सर कॉर्टिसोल स्टेरॉइड है ना? हाँ स्टेरॉयडल है। एड्रेनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में आता है एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और कुछ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो सर एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे? दे आर स्टेरॉयडल इन नेचर ना। एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है दे आर स्टेरॉयडल इन नेचर, दे विल क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही तो बता रहे हैं इतनी देर से कि सेक्स हार्मोन और एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन और थायरॉक्सिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। कोई दिक्कत? रब कर देता हूं इसको मैं। अब हम दो हार्मोन का एग्जांपल लेते हैं, एक वो जो कि प्रोटीन या अमीनो एसिड का बना हो और एक वो जो स्टेरॉयडल हो, ठीक है। तो हमें मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। अब एनसीईआरटी ने क्योंकि इंसुलिन के बारे में लिखा है तो हम सबसे पहले इंसुलिन
का एग्जाम्पल लेते हैं, इंसुलिन, ठीक है, जो कि अमाइनो एसिड का बना हुआ हार्मोन होता है। इट कैन नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो जरा बना के देखते हैं। ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बना दी, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते हो कि लिपिड बाइलेयर होती है, ऐसे लिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इंसुलिन का रिसेप्टर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इंसुलिन का रिसेप्टर होता है। और ये इंसुलिन का रिसेप्टर कुछ इस तरह से होता है, ये टेट्रामेरिक प्रोटीन का बना होता है, एक ऐसे, ठीक है, और एक यूनिट इसमें ऐसे करके होता है, ये दूसरी यूनिट हो गई। तो एनसीईआरटी लिखता है कि जो इंसुलिन का रिसेप्टर है वो टेट्रामेरिक प्रोटीन है, दैट इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन। इस तरह से ये टेट्रामेरिक प्रोटीन है, ठीक है। और ये टेट्रामेरिक प्रोटीन में दो यूनिट होती हैं, ये दो अल्फा और दो बीटा। अल्फा यूनिट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोजेक्ट करती रहती है और बीटा यूनिट अंडर होती है। इसका मतलब इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज अ टेट्रा, मतलब चार यूनिट का बना हुआ टेट्रामेरिक प्रोटीन। वो टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, दो अल्फा और दो बीटा। जो इसमें बीटा यूनिट होती है वो एक तो ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है कि वो मेम्ब्रेन के ऊपर से नीचे तक, साइटोप्लाज्म तक आती है। दूसरी बात, ये टायरोसिन काइनेज एंजाइम की तरह वर्क करती है, टायरोसिन काइनेज एंजाइम। इसका मतलब काइनेज वो एंजाइम होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कराते हैं। क्या बात समझ गए? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, यस सर। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए इंसुलिन आके लगा, मान लीजिए ये इंसुलिन यहाँ आके ऐसा लगा, ये रहा इंसुलिन। इंसुलिन के लगते ही अल्फा सब यूनिट में चेंज आता है, वो कन्फिग्रेशन चेंज पास कर देता है बीटा में, उसमें भी चेंज आता है। और जैसे ही बीटा सब यूनिट में चेंज आता है, वो एक हाई एनर्जी फॉस्फेट डोनेट कर देती है एक प्रोटीन को, जिस प्रोटीन का नाम होता है जी प्रोटीन। यहाँ पर ये ट्रांसड्यूसर, क्योंकि चेंज होगी, ट्रांसड्यूस होगी, जी प्रोटीन होती है। इसके पास जीडीपी होता है, ये इनएक्टिव होती है। जब जीडीपी होता है तो ये क्या होती है? इनएक्टिव। तो जैसे ही इंसुलिन लगा, बीटा सब यूनिट में चेंज आया, बीटा सब यूनिट ने हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जी प्रोटीन को दे दिया। जब जी प्रोटीन को दे दिया तो जी प्रोटीन हो गई एक्टिव। एक्टिव कैसे हो गई? क्योंकि इसके पास अब जी टीपी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसको एक फॉस्फेट ग्रुप मिल गया, और फॉस्फेट ग्रुप मिलते ही ये झमाझम एक्टिवेट हो गई जी प्रोटीन। अच्छा, एक्टिवेट होते ही ये जी प्रोटीन मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम जिसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज। फॉस्फोडाइस्ट्रेज इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है, और एक्टिवेट होते ही ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट ये एक सब्सटेंस होता है, ऐसे बना लेते हैं। ये सब्सटेंस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इस सब्सटेंस का नाम क्या होता है, जरा वो देखिए। इसका नाम होता है फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल 4,5 बाइफॉस्फेट। ये इस सब्सटेंस को क्या करता है? ब्रेक कर देता है दो पार्ट में। किसने? फॉस्फोडाइस्ट्रेज ने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। एक पार्ट जो है वो बन जाता है डीजी, इसका मतलब डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, एक पार्ट में। और दूसरा पार्ट जो बनता है वो बन जाता है ये, जिसे कहते हैं IP3। ये है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, तो सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है। इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट अंदर जाता है, और अंदर यहाँ पर ये है एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम बहुत होता है Ca2+, ये उसको रिलीज कराता है। Ca2+ आ जाता है मेम्ब्रेन के पास, ये आ गया, और इधर से Dg भी आ गया, और दोनों मिलकर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोकाइनेज C, इसको एक्टिवेट कर देता है। फॉस्फोकाइनेज C को एक्टिव कर देता है, और जैसे ही एक्टिव होता है ये सारे वो फंक्शन करता है जो आप जानते हो इंसुलिन के होते हैं। ये सारे फंक्शन इंसुलिन के परफॉर्म करता है। इसका मतलब यहाँ पे इंसुलिन ने खुद से नहीं पर दूसरों की मदद से काम करवाया। दूसरों की मदद से क्या करवाया? काम करवाया इसने। क्या बात को समझ गए? इसका मतलब जो काम फॉस्फोकाइनेज C करता है वो सारे काम इंसुलिन के हैं, और इंसुलिन ने दूसरों की मदद से कराया, और जिनकी मदद से कराया उन्हीं को हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर। तो इसका मतलब यहाँ पर सेकंड मैसेंजर क्या क्या हो गए? देखो, एक तो Ca2+, दूसरा IP3 है ना, और तीसरा Dg। ये तीनों इंसुलिन के केस में क्या होते हैं? सेकंड मैसेंजर। क्या होते हैं? सेकंड मैसेंजर। मैसेंजर। ठीक है बच्चा, आपके स्क्रीन पे डायग्राम बना हुआ है। दूसरा फिनोमेना इससे भी छोटा है, कोई डाउट हो तो बताइए। सर एनसीईआरटी मतलब आप सर अपने मतलब पोर्टल एनसीईआरटी क्या? सर एनसीईआरटी में सर जो डायग्राम है वो सर एक बार पूछना था। अच्छा, इसमें कोई सर दिक्कत है पहले बताइए, हम एनसीईआरटी का डायग्राम भी ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ कोई दिक्कत है? सर एक बार रिवाइज कर दीजिए। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, सुनिए फिर से, फिर एनसीईआरटी का डायग्राम भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देखिए, इंसुलिन का रिसेप्टर टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, 4 सब यूनिट का बना होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। इंसुलिन आके अल्फा सब यूनिट पे लगता है, जैसे ही सब यूनिट पे लगता है बीटा सब यूनिट वो एक्टिवेट हो जाती है। बीटा सब यूनिट क्या होती है? एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, क्योंकि बीटा सब यूनिट, अपने माइक ऑफ कर लीजिए, बीटा सब यूनिट टायरोसिन काइनेज एंजाइम की तरह बिहेव करती है। तो जैसे ही बीटा सब यूनिट में चेंज आता है, कब चेंज आता है? जब इंसुलिन लगता है अल्फा पे, अल्फा में चेंज आया, उसने बीटा में चेंज किया। तो जैसे ही बीटा सब यूनिट में चेंज आता है, वो हाई एनर्जी फॉस्फेट को जी प्रोटीन को दे देती है। जैसे ही जी प्रोटीन को देती है, उसका जीडीपी चेंज हो जाता है जीटीपी में। क्लियर है यहाँ तक? जब जीटीपी में चेंज होता है तो ये जो जी प्रोटीन है, ट्रांसड्यूसर जी प्रोटीन इसे हम कहते हैं, क्योंकि चेंज होती है इसीलिए इसे कहते हैं ट्रांसड्यूसर जी प्रोटीन। ये ट्रांसड्यूसर जी प्रोटीन जो है ना डियर, वो एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होते ही मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट एक एंजाइम को एक्टिव बना देती है, जो इनएक्टिव रहता है उसका नाम है फॉस्फोडाइस्ट्रेज। जैसे ही फॉस्फोडाइस्ट्रेज एक्टिव होता है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल 4,5 बायफॉस्फेट को तोड़ देता है 2 पार्ट। एक पार्ट में होता है डीजी जो मेम्ब्रेन पर ही रह जाता है, दूसरा IP3 जो अंदर चला जाता है साइटोप्लाज्म। IP3 अंदर जाता है और कैल्शियम आयन का रिलीज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कराता है। फिर ये कैल्शियम आयन और डीजी मिलकर ये एक्टिवेट कर देती है फॉस्फोकाइनेज C को, और फॉस्फोकाइनेज C वो सारे काम करता है जो काम इंसुलिन के होते हैं। इसका मतलब ये क्या काम करता है? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में घटाता है, टिश्यूज को स्टिमुलेट करता है कि यूज करें, सेल्स को कहता है यूज करो, लीवर को कहता है तुम लो और ग्लाइकोजन बनाओ इससे। ये सारे काम फॉस्फोकाइनेज C करता है, मतलब डायरेक्टली इंसुलिन ने थोड़ी ना किया। इंसुलिन ने मगर स्टिमुलेट किया, सेकंड मैसेंजर्स बनाए, और उन्होंने जाके फॉस्फोकाइनेज को बोला कि जाओ काम करो। तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन कैल्शियम IP3 और डीजी के थ्रू भेजी, इसीलिए कैल्शियम IP3 और डीजी सेकंड मैसेंजर्स हैं। बोलिए, ठीक है बच्चा? कोई दिक्कत है? यस सर। क्लियर है ना? हाँ, आपका बेटा आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क बहुत कट रहा है, तो आप मेरी आवाज भी पता नहीं सुन पाएंगे कि नहीं। हेलो। हाँ हाँ, हेलो हेलो, बोलिए। हाँ बेटा बोलिए। सर डायग्राम। सर जैसे कुछ लोगों को तो ग्लूकोज की बोतल लगती है।
आप थोड़ा माइक के पास आके बोलेंगे, अपने फोन के पास आके बोलेंगे, दूर से मत बोलिए तो आवाज आएगी। बोलिए बेटा। टाइप करने के लिए बोल दीजिए। हाँ टाइप कर दे तो बेटर है। तुम टाइप कर दो अपनी बात, अगर टाइप कर सकते हो। मैं जरा देखता हूँ चैट में तो कुछ आया नहीं है। ठीक है, इसको जरा हम ना क्लियर कर देते हैं screen को। बोलो बोलो। सर के टाइप कर रहे थे तुम टाइप कर दो, कोई सर, बात नहीं। जैसे कुछ डायग्राम लोगों को सब ग्लूकोज। हम आपकी बात सोच अलग से रहा एंटरटेन कर लेंगे बेटा, ठीक है। हम शेयर करते हैं जरा स्क्रीन को अब। और आप कह रहे थे कहाँ पे जाना है? एनसीईआरटी पे जाना है ना? यस सर। तो हम एनसीईआरटी पे जाते हैं जरा। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। अभी यस देखिए। सर। हाँ, इसका डायग्राम भी बहुत आसान है। अगला टॉपिक इसी से क्लियर कर लेंगे हम। तो आ जाते हैं एंड पे, जहाँ इसका डायग्राम है। हाँ ये ऐसा ना, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? तो क्या सर ब्लड शुगर भी बढ़ जाता बेटा आप मेरे को अपना है? क्वेश्चन आप जो है चैट ना सेक्शन खोल लीजिए सर, व्हाट्सएप उसमें शायद आया है। चैट, अरे उससे भी समझ में थोड़ी ना आएगा सर। जैसे कुछ लोगों को ग्लूकोज की बोतल लगती है तो क्या वो ब्लड शुगर को बढ़ा देता है? थोड़ी देर के लिए। मगर हमारा जो इंसुलिन है ना, ब्लड शुगर को थोड़ी देर बाद नॉर्मल कर देता है। बहुत देर तक ब्लड शुगर चढ़ती भी है तो भी उनका ब्लड शुगर बढ़ता नहीं है बेटा जी। क्योंकि बॉडी में इंसुलिन इसीलिए होता है ताकि ब्लड के लेवल को नॉर्मल बना दे। एकदम से खाना खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा, मगर थोड़ी देर के अंदर हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल कर देता है, जो होता है। इसीलिए हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है उसको नॉर्मल करने के लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ देखिए, जो बच्चे ने पूछा था, बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है? देखो ना, देखो बेटा, ये इसी ने इंसुलिन वाले हार्मोन की जगह एफएसएच ले लिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन है, ठीक है। तो एफएसएच हार्मोन अपने रिसेप्टर पे लगा, जो इसका रिसेप्टर होता है सरफेस पे। रिस्पॉन्स 1 क्या होता है कि ये साइक्लिक एएमपी बनाता है, या Ca2+ जो कि सेकेंड मैसेंजर होता है, ठीक है। वो सेकेंड मैसेंजर बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस करता है, किसी और के पास जाके उसे स्टिमुलेट करता है, और वो जाके सारे रिस्पॉन्स को करता है। शॉर्ट में बताया है, कितना आसान है ये। जैसे इंसुलिन में हुआ, वो रिसेप्टर पे लगा अपना टेट्रामेरिक, तो उसने जाके क्या किया, सेकेंड मैसेंजर जनरेट किए Ca2+, IP3 और DG। ये Ca2+ फॉस्फोकाइनेज के पास गया और उसने उसको कह के सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करवाए। ये एफएसएच है तो ओवरियन ग्रोथ कराएगा। क्या बात समझ गए? स्टेरॉइड में दिया है जो मतलब एमआरएनए प्रोटीन बना रहा है, तो अरे रुक फिर ना, वहाँ वो पे तो अभी आए नहीं, फिजियोलॉजिकल अभी तो रिस्पॉन्स। उस पे आए ही नहीं भाई। अभी तो हम उन हार्मोन पे आ रहे हैं जिनका रिसेप्टर होता है। अभी तो यही बात हो रही थी ना। स्टेरॉइडल तो आगे बताऊंगा ना। ये समझ में आया कि नहीं? इसके बारे में बात कीजिए आप पहले। हाँ सर। ये सर समझ अब में आ आगे गया। बढ़े, आगे बढ़े। अब सुनो, अब ये वाला भी बता देता हूँ यहीं पे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये उस हार्मोन का एग्जाम्पल है जो स्टेरॉइडल होते हैं। जैसे कि इसने ईस्ट्रोजन लिया, मैंने आपको बताया था कि स्टेरॉइडल हार्मोन कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके अंदर पहुंच गया, और यहाँ जाने के बाद इसने अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ना जरूरी होता है। ये ईस्ट्रोजन अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ा और बना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो स्टेरॉइडल हार्मोन का सेकंड मैसेंजर नहीं बनाते वो, या वो हार्मोन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, वो सीधे साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, या न्यूक्लियस के अंदर। बोला था ना, न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर है, रेड कलर से जो बनाया है, ये इसका रिसेप्टर है, उससे जुड़ा। जुड़ने के बाद ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट डीएनए को बताता है कि भैया आप ये काम करिए। कौन से काम? जो काम ईस्ट्रोजन का है। तो डीएनए कहता है ठीक है भैया, मैं अभी करवाता हूँ। वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, और मैसेंजर आरएनए बनाता है प्रोटीन बनाने के लिए,
और वो प्रोटीन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और रिप्रोडक्शन के जो दूसरे फंक्शन है उनको परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब वो हार्मोन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं वो डायरेक्ट अंदर पहुंच गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, सीधे डीएनए को बोला उन्होंने, किसी और की जरूरत नहीं कि चलो ग्रोथ कराओ, रिप्रोडक्शन कराओ। उसने कहा अच्छा जी, उसने तुरंत उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैसेंजर आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाया जिसने टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कराया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी ग्रोथ की, बॉडी की भी ग्रोथ की, एस्ट्रोजन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल में, और उसके बाद रिप्रोडक्शन का फिनोमिनन भी हुआ। फीमेल में एस्ट्रोजन ही उनकी बोन की डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उनकी मसल्स जो जिस तरह से बनती हैं, स्किन जिस तरह से सॉफ्ट होती है, सबके लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। क्या बात को समझ गया बेटा? यस सर Yes, क्वेश्चन sir. सॉल्व करे थे सर, तो उसमें मतलब पूछा था कि टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कौन सा हार्मोन, सर उसमें ग्रोथ हार्मोन भी था, तो सर ग्रोथ हार्मोन एस्ट्रोजन दोनों ही थे सर, कल ही कर रहे थे क्वेश्चन, तो सर हाँ डाउट हो सुनना गया मेरी कि मतलब। अरे डाउट न लाइए, डाउट न लाइए। देखिए ग्रोथ हार्मोन का तो नाम ही बता रहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ये सेल्स का डिवीजन बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? सेल डिवीजन बढ़ा देता है, बोन के सेल का भी बढ़ा देता है। इस तरह से ये बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ कराता है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों में, ये मेल फीमेल दोनों में बॉडी ग्रोथ कराने के लिए जरूरी है। आप बच्चे से इतने बड़े हुए ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही बड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब मेल में जो मेलनेस वाले कैरेक्टर आते हैं बहुत सारे, दाढ़ी मूछ वगैरह आती है ना, वो मेल हार्मोन्स की वजह से होती है, जिन्हें कहते हैं हम एंड्रोजन्स। एंड्रोजन उनकी बॉडी को मेल जैसा बनाते हैं। तो जो ग्रोथ, दाढ़ी मूछ की ग्रोथ हो रही है और बॉडी जो थोड़ी और सुडौल हो रही है, थोड़ा और उसमें जो हेल्प कर रहा है वो एंड्रोजन कर रहे हैं। फीमेल में ईस्ट्रोजन भी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, परंतु मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो ग्रोथ हार्मोन कराता है पर कम कराता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ कराता है। बोन की ग्रोथ तो ग्रोथ हार्मोन कराता है, मगर बोन डेंसिटी को ये बढ़ा देता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन करने वाला है, उसकी डेंसिटी को मेंटेन करने वाला है। तो सर कुछ टिश्यू जो डिफरेंशिएट होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन जो होता है टिश्यूज का, मेमोरी ग्लैंड का फीमेल में, वो ईस्ट्रोजन कराता है। मेल में तो नहीं होता ना, अगर ग्रोथ हार्मोन मेमोरी ग्लैंड बनाता तो मेल में भी तो बन जाता। मेल में जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ कराता है एंड्रोजन कराता है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो ग्रोथ कराता है रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, उसके लिए भी तो प्रोटीन चाहिए। टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, देखिए, टिश्यू का बड़ा होना और उसको डिफरेंशिएट करके जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्पेशली, और बोन की डेंसिटी, उसको रेगुलेट करता है एस्ट्रोजन। तो ग्रोथ का पार्ट तो है ही, ग्रोथ तो करा ही रहा है, पर इट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, और ग्रोथ हार्मोन इज रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ। आपकी हाइट बढ़ी हो, एस्ट्रोजन ने नहीं कराया। क्या मेरी बात समझे बच्चा? यस सर, Yes. सर वो क्वेश्चन सॉल्व मेल कर फीमेल पाओगे? स्पेसिफाई नहीं किया था। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, अगर एस्ट्रोजन बोलेगा तो फीमेल है ना, एस्ट्रोजन बोला तो फीमेल की बात कर रहा है ना बेटा। सर इसीलिए मेनोपॉज के बाद बोन्स वीक हो जाते हैं। हाँ इसीलिए, क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो बोन्स वीक हो जाती सर, है। बूढ़ी औरत गिरे एक तो सारी डाउट है हड्डियां टूट सर। जाती यस सर, है। जी बच्चा। ऑस्टियोपोरोसिस वाले में था। ऑस्टियोपोरोसिस, इंक्रीज एज के साथ ऑस्टियोपोरोसिस होता है बच्चा। सर इसमें हमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, इस तीनों में सर थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर दीजिए सर। बस इतनी सी बात लो, जरा सुनो। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस लीवर में होता है। इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना। क्या बनाना? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, ग्लाइकोजेनेसिस। अगर हम कहें ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस, तो इसका मतलब होता है कि ग्लाइकोजन तो बनेगा, परंतु नॉट फ्रॉम ग्लूकोज, फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो फैटी एसिड बहुत ज्यादा है, फैटी एसिड या फैट्स बोल लो आप, छोड़ो फैट्स बोल लो आप। अगर फैट से बनाए ये ग्लाइकोजन, फैट से क्या होता है, ये बनाएगा ग्लूकोज ही और फिर बनाएगा ग्लाइकोजन। तो जब नई चीजों से बनाए अदर देन ग्लूकोज,
तो उसे कहते हैं नियोजेनेसिस, नया तरीका। इसने ग्लूकोज से नहीं बनाया, इसने फैट से बना दिया ग्लाइकोजन, परंतु उसके लिए उसको ग्लूकोज बीच में बनाना पड़ेगा। फैट को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, पर उसने डायरेक्ट ग्लूकोज से तो नहीं बनाया ना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। और यहीं पर अगर हम कहें ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस इन सब का उल्टा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्लाइकोजन का टूट के ग्लूकोज में बदलना, टूट के ग्लूकोज में बदलना। क्या बात को समझ गए? यस ठीक है ना? अभी Yes. तक मेरे पास 8-10 मैसेज आ गए व्हाट्सएप पे, ऐप पे मैसेज आ गया, बैच रिक्वेस्ट आ गई। अभी भी लोग ना टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर रहे हैं, कई सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि क्रैश कोर्स में ले लीजिए, क्रैश कोर्स में ले लीजिए। तो अब उनको समझाना पड़ेगा कि अब तुम्हें लेट हो गया, हमने पहले बोला था। परंतु रवि सर कहते हैं ले लो भाई ले लो। रवि सर थोड़े, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ इन सब मामलों के, पढ़ाई वढ़ाई के मामलों में बहुत ज़्यादा मैं एंटरटेन नहीं करता चीज़ों को। रवि सर कहते हैं रहने दो रहने दो। कई लोग फीस नहीं दिए तो कह रहने दो, अभी थोड़े दिनों में देंगे, उनसे बात करते हैं, और वो दिए नहीं, फिर फालनी उन सबको मैंने इनेक्टिव कर दिया है ना। 60-70 बच्चों को इनेक्टिव करा, और उनको पढ़ना नहीं था। अगर उनको पढ़ना होता तो फीस देते और वो पढ़ते, अगर फीस नहीं देते तो इसका मतलब सीरियसली पढ़ेंगे भी नहीं हमारी ऐप में। ये सीधी सी बात है। तो उनको फ़ोन करके फालतू अपना टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। दोज हु आर सीरियस, आप सब सीरियस हैं, मैक्सिमम इसमें से सब आए, चुपचाप पे किया और पढ़ लिया। अगर किसी को बहुत दिक्कत थी पेमेंट की, वो उसने हमें पर्सनली बताया तो कोई बात नहीं, हमने कहा पढ़ लो यार। पर ऐसे कम लोग हैं कि पढ़ लो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अगर ऐसा बोल देते तो मैं उनको इनेक्टिव नहीं करता। जो लोग नहीं दिए बोलते कि सर पैसा नहीं है, एकदम नहीं है, प्लीज पढ़ा लीजिए, तो मैं जरूर कहता जरूर पढ़ लो। मेरा दिल भी इतना खराब थोड़ी ना है ना। तो सीरियसनेस के लिए लिया जाता है, और मॉनेटरी बेनिफिट होगा तो हम लोग काम भी अच्छा कर पाएंगे, तभी तो हम टाइपिस्ट को रख पाए। पैसा पे करना पड़ता है ना बेटा, इसके लिए चाहिए होता है। समझ रहे हैं ना बातों को आप? यस सर। नहीं तो कहेंगे लालची हो गए, अरे पैसा आएगा अरे तभी तो नहीं। गर्म रोटी मिलेगी। और ये ऐप को खर्चा निकालेंगे, टाइपिस्ट का खर्चा निकालेंगे, उसको भी कुछ पैसा देंगे ना हम। वो भी गरीब आदमी था, नौकरी नहीं थी, हमने कहा तुम टाइप करो जितना भी करना है, और हमारे बच्चों के लिए डीपीपी बनाओ, क्योंकि मैं तो टाइप नहीं कर सकता दिन भर। तो आप टाइप करिए दिन भर और बच्चों को क्वेश्चन बना के दीजिए, उससे बच्चों को फायदा होगा। अब सर, आप सॉल्व जो करें ना सर करें बात अलग है। हाँ जो सर टेस्ट का शेड्यूल अगर एग्जाम एक्सटेंड होगा तो सर जो रेगुलर टेस्ट उसे बढ़ा देंगे आप? हाँ, जो मॉक टेस्ट हैं, रेगुलर टेस्ट, उनको बढ़ा देंगे, और प्लस हम अपना डाउट सेशन भी रखेंगे। जो आपको डाउट्स होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं। मतलब हम आपके साथ लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, एंड तक आपको भूलने नहीं देंगे बायो। ठीक है, क्या बात को समझ गए? मतलब हम आपके साथ लगे रहेंगे, आप परेशान मत होइए। अगर टेस्ट ये एएफएमटी बढ़ता है तो हम पहले ही जानते थे बढ़े, और मोस्ट प्रॉब्ली बढ़ जाएगा 1-1.5 महीने। तो 1-1.5 महीने में हम टेस्ट बढ़ा देंगे, और साथ में डाउट सेशन भी रखेंगे। तो जिसको जो डाउट है उस टाइम पे आ जाएगा। हफ्ते में एक ही रखेंगे, जितना पूछना है पूछ लो। सर फुल सिलेबस का टेस्ट में सर 90 क्वेश्चन मत रखिए, 180 रखिएगा सर। हाँ 180 रखेंगे। 180 रखेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री रखना पड़ेगा ना। नहीं सर, बायो पूरा का बायो जैसे सर अदर कोचिंग रख रही है फुल सिलेबस, बायो में सिर्फ 180 क्वेश्चन पूरे बायो की। विचार करेंगे उस पर, ठीक है। नहीं, हाँ सर 2 घंटा का टाइम दीजिएगा, 180 पूरा बायोलॉजी जूलॉजी दोनों मिक्स करके 2 घंटे टाइम में। और मैंने उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी डाल दिया, तो और वो अच्छा भी है कर सर। लेंगे सर, बहुत बढ़िया है वो तो उसको देखते हैं। हमारा जो टाइपिस्ट है ना वो कितना काम करता है, तो उसको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। जो टीचर है हमारे उनसे बोल दिया जाएगा। टीचर्स तो हैं ही लाइन में, उनको लगभग हायर कर लिया है, फाइनल बात भी हो गई है। तो उनसे बोलेंगे, तब तक अगर उनको पेमेंट सेट हो जाएगी तो क्वेश्चन पेपर उनसे बनवा लेंगे, है ना। ठीक है सर। हालांकि उनको ऑफलाइन सेंटर के लिए मेनली प्रमोट किया हमने, तो उनको 1-8 महीने बाद रखते। तो अगर उसके पहले हम उनको सेट कर लेते हैं, पेमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी ना, जो हमें ही पे करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट से उन लोगों को, क्योंकि हमारे प्रतापगढ़ सेंटर के लिए भी तो फैकल्टी चाहिए ना। तो अगर वो सेट हो जाते हैं तो मैं जो है, ठीक है बच्चा, तो मैं उनसे पेपर बनवा लूंगा। अगर नहीं होते तो मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, परंतु हाँ मेरा ऐसा सोचना है कि हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको और हेल्प मिल जाए उसमें भी। इस प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिले तो अच्छा रहेगा। भविष्य में तो मिलेंगे, आने वाले समय में तो हम यहाँ पूरा ही रखेंगे सारा प्लेटफॉर्म।
ठीक है बच्चा, फिर मीटिंग को एंड किया जाए। मुझे जाके पेपर जो है ना कॉपी पेस्ट करना है अभी, उसमें भी 1.5 घंटे लगेंगे और कुछ नए क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक उसमें है 1.5 सर, घंटा थैंक यू लगेगा। सर। तो खतरनाक सर। क्वेश्चन Thank बना you, देता हूँ, sir. ठीक है? थैंक यू ठीक है सर। बच्चा, तो आप पहले Thank you, बताइए sir. ठीक है, फायदा हो रहा है ना इस आपको जो ये हमने प्लेटफॉर्म बनाया, इससे फायदा हो रहा है जी ना? सर। बहुत आपके जबरदस्त। डाउट्स बहुत। क्लियर हो रहे हैं Yes, और sir. आपके पास एक यस सर। सीक्वेंस है कैसे पढ़ना है ना? सर वही सबसे मेन बात है सर। सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये है कि एनसीईआरटी क्लियर हो रही है। और एनसीईआरटी हाँ। तो हम पढ़ाएंगे, जहां छोड़ी थी वहीं से फिर पढ़ाएंगे, ठीक है? पहले अब ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर दोबारा आएंगे एक्सप्रेशन पे जहां छोड़े थे हम लोग, समझ गए ना सर बात? एक फ्लो से सब कुछ कवर अप हो जा रहा है, सबसे बड़ी बात सब ये है। सब सब हो जाएगा कवर अप, हाँ और पूरा करा रहे हैं, समय भी बढ़ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, जो कि बढ़ने वाला है ना समय। सर आप अपना जी क्लास जी हफ्ते में सर 3 ठो रखिए, 3 दिन। मैं यार 2 ठो रखूंगा, चाहे 3 घंटे पढ़ लो, क्योंकि मेरा टाइम हर जगह बटा हुआ है बेटा। 3 दिन तो मैं रेजो में बुक रहता हूँ, 4 क्लासेस रहती है, तो कर नहीं पाता, ठीक है? और इसके अलावा बीच में एक दिन मैं खाली रखता हूँ अपने को, ताकि मैं ऐप पे सारी चीजें लेक्चर अपलोड कर सकूँ, वीडियो लेक्चर्स प्लस पीपी डीपीपी है ना, प्लस और कंसर्न देख सकूँ। अगर एक पूरा दिन खाली नहीं रखूंगा अपने को, तो मैं फंस जाऊंगा बेटा, है ना? आप समझ रहे हैं? ऐप को मॉनिटर करना वो मेरा मेन काम है, तो उसके लिए एक दिन मैं अपने को खाली रखता हूँ ट्यूसडे को, इसीलिए मैं आपकी संडे और वेडनेसडे क्लास लेता हूँ। इसके अलावा हमारा एक 1 ईयर मेडिकल का भी बैच बन गया है, पूरे ईयर का, है ना? उसमें भी मुझे क्लास लेनी होती है। तो इसके अलावा हमारा 11th का भी बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें प्रतापगढ़ के बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, उनको बाद में हम क्लास में पढ़ाएंगे, उसमें भी क्लास लेनी होती है। बात समझे आप? कितनी क्लास हो गई? बात समझे? और मैं टारगेट भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसमें भी क्लास लूंगा ऐप पे। क्या मेरी बात समझ गए आप? कितना बिजी पर्सन हो गए हम लोग। सर झमाझम पैसे आएंगे। नहीं, पैसे तो जो आएंगे, परंतु हाँ, बच्चों को एक जगह मौका मिल जा रहा है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने का, वरना वो लोग खाली बैठे थे 11th वाले, खासकर 12th वाले सोच रहे थे कोचिंग खुलेगी तब आएंगे, तो डिप्रेस हो जाते हैं। अब उनको एक मौका मिल गया, कम से कम बायो ही सही, और हमने पूरे सब्जेक्ट का लॉन्च किया है, तो 11th वाला तो पूरे सब्जेक्ट का है, 12th वाला भी पूरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा 15 दिन बाद। सर मैंने खुद ही मतलब मेरा अभी इस बार बोर्ड्स थे, तो जब बोर्ड्स कैंसिल हो गया तो मैंने सोचा ज्वाइन ही कर लें, कम से कम बायो ही पढ़ें। बिल्कुल सही कहा, बायो से कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, समय कम है इसलिए। तो आप समझ गए, आपको जो मैंने बताया कितनी क्लासेस मेरी अपकमिंग वीक में है, समझ रहे हैं ना आप? तो ट्यूसडे को मैं रखता हूँ क्लास, अपनी 12th वाले बैच में रखता हूँ मैं क्लास, तो उनको कम पढ़ाना है, आपको ज्यादा पढ़ाना है, तो आपको ज्यादा समय दे रहा हूँ, मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। होल ईयर वालों को मैं अभी हफ्ते में 2 ही घंटे पढ़ा रहा हूँ, और बाद में जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा देंगे हम लोग। तो आपको प्रायोरिटी ज्यादा है, आपको 6 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, पर 2 दिन, संडे एंड वेडनेसडे, ये फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चा? ओके सर। अगर हाँ टाइम सर। टेबल फिक्स नहीं करूंगा तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा किसमें क्लास लेनी है यार, मैं टाइम ही मैनेज नहीं होगा, तो मैं टाइम टेबल पूरा बना रहा हूँ अपना। ठीक है बच्चा, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, जाइए टेस्ट की तैयारी करिए झमाझम, और टेस्ट में फुल लाके दिखाइए। पिछली बार आपको पता है आपके साथ कई सारे बच्चे ऐसे ही इसमें होंगे मीटिंग में, और कई सारे टेस्ट सीरीज में, आप जानते हो, मैं उनका भी शेयर करूंगा आपसे। टेस्ट सीरीज में मैं देख लेता हूँ, शायद 52 बच्चा एनरोल हुआ है, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनकर ही जाइएगा। टेस्ट सीरीज में जो है ना बच्चा, टेस्ट सीरीज में है 52 बच्चा, और एक बैच रिक्वेस्ट और आई है, उसमें 15-20 बच्चे ऐसे हैं जिनका 580 के ऊपर है, कुछ बच्चे ऐसे इनका 600 के ऊपर है, और पिछले टेस्ट में उनमें से फुल आते आते रह गया जूलॉजी बॉटनी में 2-3 बच्चों का, और वो इसलिए क्योंकि उसमें से कुछ एक आध आंसर में गलती थी, वरना फुल आ जाती उनकी। बात समझे आप? तो मैं उनका भी शेयर करूंगा रिपोर्ट कार्ड, ताकि कंपेयर कर सके आप, टेस्ट सीरीज वालों का आपके बैच में शेयर करूंगा, देख सके कि उन्होंने कितना अचीव किया उस पेपर, ठीक है ना? ओके सर। वो लोग फुल ले लेते हैं लगभग यार, आप में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, कुछ लोगों का नियरली फुल आ जाता है। आज वाले में नहीं आने दूंगा, प्रयास करूंगा, ठीक है? ओके बच्चा, गुड बाय। इससे पहले कि आप लोग निकल लें, मैं निकल लेता हूँ, ठीक है? बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।